नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ के सक्ती स्थित पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई है, जिससे पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ईश्वर से मृत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने राहत की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा संबंधित कंपनी ने भी प्रत्येक मृतक परिवार को 35-35 लाख रुपए मुआवजा देने और एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया है। प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है तथा घायलों का उपचार नजदीकी अस्पतालों में किया जा रहा है। कल एक दुखद घटना घटी है शक्ति के पावर प्लांट में, और जिसमें काफ़ी मौतें हुई हैं। पहले तो 11 मौत हुई थी, लेकिन अभी तक जो पता चला है कि 19 मौत हो चुकी है और घटना बहुत दुखद है। हम गहरी संवेदना अपना व्यक्त करते हैं और मृतक लोगों की आत्मा को भगवान शांति दे प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। प्रभु से ये प्रार्थना है, और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ वो प्राप्त करें, इसकी भी कामना है। और इसके लिए प्रदेश के तरफ से मृतक परिवार को 5 लाख रुपया, घायलों को 50,000 रुपया, और माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपया और घायलों को 50,000 रुपया, और जो कंपनी है पावर प्लांट जिनका है उनके तरफ से प्रत्येक मृतक परिवार को 35-35 लाख रुपया मुआवजा और एक नौकरी देने का भी उन्होंने आश्वस्त किया है। तो इस तरह से पूरी सरकार मृतक परिवार के साथ में, घायलों के साथ में है, और इलाज के लिए भी पूरी चिंता सरकार भी कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि बुधवार दोपहर संपन्न कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि जल्द ही यूसीसी के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि यह समिति सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में काम करेगी। समिति का उद्देश्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए एक ठोस प्रारूप तैयार करना होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार इस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों, संस्थाओं और वरिष्ठ जनों से व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। सभी पक्षों से सुझाव लेने के बाद ही यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। आज के कैबिनेट में यूसीसी के लिए मैडम देसाई जो रिटायर जज हैं सुप्रीम कोर्ट, उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन होगा, और आने वाले समय में वो सबसे सलाह मशविरा करके कैसे इस प्रदेश में यूसीसी लागू होगा, सभी वर्ग, सभी संस्था, सबसे वरिष्ठों से, सभी वर्ग के लोगों से विचार विमर्श करके एक प्रारूप तैयार करेंगे। इस निमित्त आज कैबिनेट में निर्णय हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे अहम फैसला राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने की दिशा में उठाया गया, जिसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। यह समिति विभिन्न वर्गों से सुझाव लेकर यूसीसी का प्रारूप तैयार करेगी। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से उनके नाम पर भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% की छूट देने का निर्णय लिया गया। वहीं सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट मिले। औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 और खनिज नियमों में संशोधन कर निवेश, पारदर्शिता और राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया गया है। रेत खदानों को सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा पशुपालन को बढ़ावा देने, टीकाकरण के लिए वैक्सीन खरीदी और मध्य प्रदेश के साथ पेंशन भुगतान के 10,536 करोड़ रुपए के समायोजन पर भी सहमति बनी। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में आहूत की गई और अनेक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं, जिनमें से
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संबंध में कोड के प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया तथा समिति के सदस्यों के मनोनयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में विभिन्न धर्मों के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। लैलूंगा में जनगणना 2027 के तहत हाउस लिस्टिंग के लिए हाईटेक प्रशिक्षण शुरू हुआ है। पीएम श्री सेजस स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में 150 प्रगणक और सुपरवाइजरों को डिजिटल ऐप व डेटा एंट्री की ट्रेनिंग दी जा रही है। एसडीएम भरत लाल कौशिक और तहसीलदार उज्जवल पांडे ने सटीक और समयबद्ध सर्वे पर जोर दिया। 6 दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में तकनीकी चुनौतियों से निपटने के तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। जनगणना 2027 का जो कार्यक्रम है आज चालू हो चुका है, उसी के तहत जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज से शुरुआत किया जा रहा है। लैलूंगा और जो मुगदेगा क्षेत्र के 150 प्रगणकों और सुपरवाइजरों को आज ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके पश्चात 3 दिन के बैच में 136 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर नगर पंचायत क्षेत्र के 21 जो प्रगणक और सुपरवाइजर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिलासपुर से एक बड़ी और गंभीर खबर सामने आ रही है, जहां राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार हॉर्नबिल टीवी के दर्शकों द्वारा शिकायतें मिल रही थी कि जिले के तहसील कार्यालयों और आरआई यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर और पटवारियों द्वारा बाहरी लोगों को अपने असिस्टेंट के रूप में रखा गया है। ये लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन राजस्व से जुड़े कामों में दखल दे रहे हैं। इन्हीं शिकायतों की सच्चाई जानने के लिए हॉर्नबिल टीवी की टीम बिलासपुर जिला मुख्यालय स्थित तहसील कार्यालय का दौरा किया। मौके पर जो तस्वीरें सामने आई उसने कई सवाल खड़े कर दिए। यहाँ देखा गया कि कई जगहों पर बाहरी व्यक्ति दफ्तरों में बैठकर काम करते नजर आए। मिली जानकारी के मुताबिक ये लोग न सिर्फ फाइलों को संभालते हैं, बल्कि जमीन से जुड़े मामले में लेन देन की प्रक्रिया भी संभालते हैं। यानी सरकार की काम के नाम पर दलाली का खेल खुलेआम चल रहा है। बताया जा रहा है कि कई आरआई और पटवारी अपने काम के बदले निजी लोगों को पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में रखे रहते हैं, जो आम जनता से पैसे लेकर उनका काम करवाते हैं। इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब इस मामले को लेकर तहसील के अधिवक्ताओं से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि डायवर्सन शाखा में यह समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। बाहरी लोगों को बैठाकर उनसे काम कराया जा रहा है, जो सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने प्रशासन से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि ये बाहरी लोग न सिर्फ दलाली करते हैं, बल्कि कई बार सरकारी दस्तावेजों में भी हस्तक्षेप करते हैं, जिससे भविष्य में बड़े विवाद खड़े हो सकते हैं। बिलासपुर के तहसील कार्यालय में इन दिनों दलाल किस्म के लोगों की सक्रियता की शिकायत लगातार सामने आ रही है। ये बता दें कि बिलासपुर के डायवर्सन शाखा में पदस्थ आरआई और पटवारी और तहसीलदार के द्वारा बाहरी व्यक्ति को अपने असिस्टेंट के रूप में वहां पर बैठा करके रखा गया है, जिनके द्वारा सरकारी रिकॉर्ड में लगातार जो छेड़छाड़ करने की शिकायतें सामने आ रही है, जिसको लेकर के अधिवक्ता संघ के लोगों के द्वारा भी आपत्ति दर्ज कराई है। और पिछले दिनों इसकी शिकायत भी कलेक्टर से की थी कि जो बाहरी व्यक्ति है उनको उन लोग असिस्टेंट के रूप में बैठाया है और उनके द्वारा लेन देन की प्रक्रिया भी की जाती है। आइए जानते हैं इस पर जब तहसील अधिवक्ता संघ के लोगों से बात की गई तो उनके द्वारा क्या कहा गया है। देखिए, नियम, संवैधानिक नियम के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को सरकारी कार्यालयों में कोई असिस्टेंट के रूप में नहीं रख सकता। यदि किसी को ऐसा, वही व्यक्ति काम करेगा सरकारी ऑफिस में जो व्यक्ति विधिवत नौकरी में आएगा, उसको नौकरी की नियुक्ति पत्र होगी और वो आएगा और वो काम करेगा, क्योंकि ये शासकीय कार्यालय है और शासकीय कार्यालयों के प्राइवेट व्यक्ति दस्तावेजों को छू रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि उसका उपयोग होगा, परंतु उसका दुरुपयोग भी होगा। और उनको क्या फंडामेंटल राइट्स बनता है कि वो मतलब प्राइवेट व्यक्ति जो है शासकीय कर्मचारी के रूप में काम करे, क्योंकि वो शासकीय कर्मचारी के रूप में वहां पे काम कर रहे हैं, जो कि वो दलाल हैं।
और दलाल व्यक्ति जो लोकहित में काम नहीं कर सकता। यदि उसके द्वारा कोई फर्जी कार्य किया जा रहा है, किसी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसके द्वारा वो बहुत लाभ अर्जित कर रहे हैं। आप उनके मोबाइल में जरा जाके देखें, वो मोबाइल से पैसे डलवा ले रहे हैं काम कराने के एवज में। नकल शाखा में जाएं, आप डायवर्सन शाखा में जाएं, तहसील कार्यालय में जाएं, एसडीएम कार्यालय में आप जाइए, वहाँ हर व्यक्ति प्राइवेट व्यक्तियों को बैठाए हैं जो बाहर आके डील करते हैं और पैसा लेते हैं। तो प्राइवेट व्यक्ति को क्या अधिकार है कि ऐसा कार्य करे? यदि शासन को चाहिए, व्यक्तियों की आवश्यकता है, कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो इतने बेरोजगार हैं युवक, उनको आप वैकेंसी निकलवाइए और विधिवत उनको वैकेंसी में भरिए और उनसे अपना कार्य लीजिए। लेकिन प्राइवेट व्यक्ति को ऐसा करवा के आप जनहित के भावनाओं के साथ खेल रहे हो, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये कर्मचारी है, शासन का व्यक्ति है, लेकिन वो शासन का व्यक्ति नहीं है, वो दलाल है। तो क्या दलालों को शासकीय कर्मचारियों के समकक्ष या शासन के विभाग में बैठना उचित है? नहीं है। क्या करना चाहिए? उनके ऊपर में अपराध दर्ज करना चाहिए जो ऐसे प्राइवेट व्यक्तियों को बैठाए हैं और प्राइवेट व्यक्ति जो है लाभ अर्जन कर रहे हैं अवैध तरीके से, तो ये तो अपराध हुआ ना। अपना परिचय। अधिवक्ता रजनी गुड्डी बुद्धि राजा। वहीं जब इस पूरे मामले पर एसडीएम मनीष साहू से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शिकायत गंभीर है और इसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने यह भी माना कि तहसील कार्यालयों में स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति बनती है। अधिवक्ता संघ के द्वारा कुछ शिकायत की गई है, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। अभी हमारे पास शिकायती आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे ही प्राप्त होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, क्या आपके पास स्टाफ की कमी है सर यहाँ जिला तहसील कार्यालय में? देखिए, ये काम बहुत ज़्यादा है शहरी क्षेत्र होने के कारण, इस कारण हमारे पास स्टाफ है और इस कारण से हम लोगों को जूझना पड़ता है। काम ज़्यादा है, स्टाफ की कमी तो बोल सकते हैं, लेकिन जितने स्टाफ होने चाहिए उतने हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस मामले में सख्त कदम उठाएगा या फिर यह अवैध व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। आम जनता को न्याय और पारदर्शिता कब मिलेगी, यह देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल हॉर्नबिल टीवी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहेगा ताकि सच्चाई सामने आए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। बिलासपुर से कैमरामैन सूरज पुरेना के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। बूथ चलो अभियान के तहत अब बूथ, वार्ड और पंचायत स्तर पर कमेटियों के गठन को लेकर जिलाध्यक्षों को अल्टीमेटम दिया गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज ने सभी जिलाध्यक्षों से पंचायत स्तर तक संगठन सृजन की प्रगति रिपोर्ट मांगी है और तय समय सीमा में कमेटियों का गठन पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें और अभियान चलाए जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने बताया कि बूथ, वार्ड और पंचायत कमेटियों का गठन तेजी से किया जा रहा है और करीब 90% काम पूरा हो चुका है। शेष कार्य 17 अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे प्रदेश में संगठन सृजन अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिसमें हम लोगों को पंचायतों में, वार्डों में और बूथों में कमेटी बनाना है 12-12 लोगों की, जो पूरे जिले में चल रहा है। लगभग पूरे जिले में 90% काम पूरा हो चुका है। सभी बूथों में करीब 1400 बूथ है हमारे जिले में, 499 500 करीब पंचायत है और 70 वार्ड है। इन सभी में और नगर पालिका, नगर पंचायत, इन सब को लेकर के करीब 150 वार्ड है, जिनमें पंचायत चलो अभियान के माध्यम से बूथों में कमेटी बनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए अभी तक हमारा संगठन का जो स्ट्रक्चर था वो जिला का था और ब्लॉक का था। अब राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप, मल्लिकार्जुन खड़गे के मंशा के अनुरूप, दीपक बैज जी के मंशा के अनुरूप अभी ये हमारे मंडल में कमेटी बन गई है, पंचायतों में बन गई है, बूथों में बन गई है और वार्डों में बन गई है। आईपीएल के दौरान सक्रिय ऑनलाइन सट्टा गिरोह पर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर, मुंबई और ओडिशा के भवानीपटना में दबिश देकर कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि सट्टा संचालन के 3 बड़े पैनल नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। यह पूरी कार्रवाई पुलिस उपायुक्त क्राइम एवं साइबर स्मृतिक रजनाला की निगरानी में की गई है। साल से ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स के जरिए सट्टा संचालित कर रहा था। बता दें कि 13 अप्रैल को एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को सूचना मिली कि गंज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति
कार में बैठकर मोबाइल के जरिए IPL सट्टा चला रहा है। टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी मनदीप सिंह को पकड़ा। मोबाइल जांच में सामने आया कि वह ऑनलाइन बैटिंग साइट्स के जरिए ID बनाकर सट्टा संचालन कर रहा है। पूछताछ में उसने अपने साथियों और देश के अलग अलग शहरों में फैले नेटवर्क का खुलासा किया। जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने मुंबई और उड़ीसा के भवानीपटना में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने हर्ष नागदेव समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस छापेमारी में पुलिस ने कुल 10 नग लैपटॉप, 87 नग मोबाइल फोन, 3 नग LED, नकदी रकम 1,95,000 रुपये, विभिन्न बैंकों में कुल 72 नग ATM कार्ड, 23 नग सिम कार्ड, 3 नग चेकबुक, 1 नग पासबुक, 1 नग कार, 3 नग वाईफाई राउटर तथा सट्टा का हिसाब किताब 3 कॉपी जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 60 लाख रुपया की गई है। सीजन स्टार्ट होने के बाद CP सर के द्वारा लगातार सट्टे के खिलाफ मॉनिटरिंग किया जा रहा है और हमको डायरेक्ट निर्देश है कि जो भी पैनल चला रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया गया है। उसी का पालन करते हुए SCCU की टीम और थाने की टीम द्वारा लगातार अपना मुखबिरी नेटवर्क को बेहतर किया जा रहा था। तो उसमें हमको रिसेंटली ये पता चला कि लोकल में जो बड़े लेवल पे पैनल चला रहे थे वो सब IPL के सीज़न में रायपुर छोड़ के बाहर चले जाने का ऐसे सूचना मिल रही थी। और हम लोग यहाँ स्टार्टिंग में एक सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के पास एक आदमी कार में घूमते घामते सट्टा खेलने का एक सूचना मिली थी, खिलाने का भी सूचना मिली थी। तो उसको हम लोग तुरंत राइड मार के पकड़े। तो उसके बताए अनुसार हम लोग अलग अलग जगहों पे अपना टीम्स भेजे थे, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उड़ीसा, ऐसे अलग अलग जगहों पे हमने टीम रवाना किया। वहाँ पे मौके से हमको मुंबई और उड़ीसा से 2 बड़ा पैनल का जानकारी मिली थी। तो मुंबई से हम लोग 9 लोगों को गिरफ्तार करके लेके आए जो 3 स्टम्प्स करके एक पैनल चला रहे थे, उनको हम लोग गिरफ्तार करके लेके आए। और दूसरा उड़ीसा से भी एक 7 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा और वो रेड्डी अन्ना के नाम पे एक पैनल चला रहे थे। तो ये 2 बड़ा पैनल्स को हम लोगों ने बस्ट किया और टोटल रायपुर, दुर्ग में भी इन लोगों का ओनर्स जो है वो बैठे हैं बोल के पूछताछ में पता चला। तो मुंबई, उड़ीसा के भवानीपट्टनम और दुर्ग, रायपुर टोटल मिला के 20 लोगों को हमने जो सट्टा खिलाने वाले हैं इनके ऊपर कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से टोटल 10 लैपटॉप, 87 मोबाइल, 3 नग LED और कैश लगभग 2 लाख का और 72 ATM कार्ड्स, 23 सिम कार्ड्स, 3 चेकबुक, 1 पासबुक और 1 कार और 3 वाईफाई राउटर बरामद किया गया है, जिसका टोटल वैल्यू 60 लाख का है। तो इसी के लिंकेज में और कोई हम लोगों ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया, फर्दर विस्तार पूछताछ किया। तो और कई कुछ जगहों पे पैनल्स बैठाने का हमारे पास जानकारी मिली है। तो फर्दर अभी नेक्स्ट कुछ दिन में उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर में एक 20 वर्षीय लॉ की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र स्थित रिवर व्यू कॉलोनी में रहकर पढ़ाई कर रही 20 वर्षीय लॉ की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान रायगढ़ निवासी सृष्टि गुप्ता के रूप में हुई है, जो यहाँ किराए के मकान में रह रही थी। मिली जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल की सुबह छात्रा की अपने परिजनों से फोन पर बात हुई थी, जिसमें पढ़ाई को लेकर उसे डांट पड़ी थी। बताया जा रहा है कि इस बात से वो काफ़ी परेशान हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने कई बार कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। अनहोनी की आशंका पर परिजनों ने मकान मालिक को सूचना दी। मकान मालिक जब कमरे में पहुंचा तो छात्रा का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस घटना के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। हाँ, ये स्टूडेंट है सेकेंड ईयर की और रिवर व्यू कॉलोनी में रहती थी, जो सुबह सुबह किसी कारणवश से अपने कमरे में सुसाइड कर ली है। इसमें मर्ग कायम किया गया है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को हॉस्पिटल भिजवाया गया है। आगे उसमें जांच किया जाएगा। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक लेटर भी मिला है बताया उसके पास। अभी प्रकरण जांच में है। आगे उसमें देखेंगे जो भी उसमें साक्ष्य हैं उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल अधिकारों और संरक्षण पर केंद्रित रक्षक पाठ्यक्रम नामक एक नया शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए बुधवार को रायपुर के निजी होटल में 6 राज्य विश्वविद्यालयों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बाल अधिकार एवं संरक्षण पर आधारित ये देश का पहला शैक्षणिक पाठ्यक्रम है जो युवाओं को बाल संरक्षण की व्यापक समझ और विशेषज्ञता
प्रदान करेगा। मीडिया से चर्चा के दौरान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सचिव प्रतीक खरे ने कहा कि रक्षक पाठ्यक्रम छात्रों के सुरक्षित और जिम्मेदार भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह पाठ्यक्रम युवाओं को रोजगार के अवसर देने के साथ साथ बाल संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षित, जागरूक और संवेदनशील मानव संसाधन तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि बच्चे कई बार भ्रमित होकर गलत दिशा में चले जाते हैं, ऐसे में उन्हें सही मार्ग पर लाना समाज का सामूहिक दायित्व है। 1 वर्षीय स्नातकोत्तर पीजी डिप्लोमा इन चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर, आंजनेय विश्वविद्यालय रायपुर, एमआईटी विश्वविद्यालय रायपुर और श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भिलाई दुर्ग विश्वविद्यालयों में प्रारंभ हो गया है। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अभी ऐसा कोई भी कोर्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में संचालित नहीं है जो कि युवाओं को बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में कोई डिग्री दे सके या कोई डिप्लोमा दे सके। ऐसे कुछ कोर्सेज देश में कहीं हैं, 2 वर्ष के हैं, लेकिन कोई शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं है जिससे हमारे युवा इसमें आगे आ सकें। दूसरी एक और बात यह है कि बाल अधिकारों के क्षेत्र में पिछले दिनों में चाहे वो NGOs हों नेशनल लेवल के या फिर जो CSR वाले हैं, CSR यानी कि जो कंपनी कारपोरेट कंपनी वाले जो अपना काम करते हैं, उन लोगों को बराबर इस बात की ज़रूरत पड़ती है कि उनके पास में ऐसे बच्चे हों जो बाल संरक्षण के क्षेत्र को समझते हों और वो बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर सकें। तो ऐसी तैयार करने के लिए एक रक्षक पाठ्यक्रम तैयार किया गया और वो पाठ्यक्रम हमने यूनिवर्सिटीज़ को अनुशंसा की, 6 यूनिवर्सिटीज़ ने हमसे कहा कि हम MOU करना चाहते हैं। 6 यूनिवर्सिटीज़ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख दिनांक 9 दिसंबर 2025 को एक MOU संपादित हुआ। उसके बाद हम लोग सारी यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं और उन्होंने अपना इस जैसे सिलेबस तो हमने दिया, एक पेपर हमने दिया है, पर उस एक पेपर के बाद में उसकी जो यूनिट्स बनती हैं, जैसे एक पेपर में 5 यूनिट होती हैं, तो एक यूनिट में कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई एक हल करना है, तो वो उप इकाइयाँ अभी नहीं बनी थी। उन्होंने अपने हिसाब से बना ली थी पर उसको अंतिम रूप नहीं दिया गया था। तो सारी यूनिवर्सिटी एक मंच पर आ जाए और अपनी अपनी जो उप इकाइयाँ उन्होंने बनाई हैं वो एक दूसरे को दिखा दें और एक दूसरे की उप इकाइयों पर अपने विचार व्यक्त करके जो अच्छा लगे उसका समावेश कर लें सभी लोग मिलके, और एक सुदृढ़ तरीके से एक कॉमन, एक अच्छा एक रूप जो हैं उप इकाइयाँ तैयार हो जाएं। इसके लिए ये आज की कार्यशाला है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में अवैध रेत खनन होने की शिकायतें लगातार मिलती रही है। समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों में ऐसी खबरें आसानी से देखी जा सकती है। रेत माफियाओं को प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण मिलने की चर्चाएं भी हमेशा से आम रही है। ऐसे ही एक चर्चा एक बार फिर तेजी से बलौदाबाजार जिले में फैल रही है। दरअसल वर्तमान में बलौदाबाजार जिले में टेंडर से अलर्ट हुए 9 रेत घाट जो टेंडर जारी होने के बाद से ही बंद पड़े हैं। बंद इसलिए हैं क्योंकि रेत निकालने वाले हैवी मशीनों से रेत निकालना चाहते थे, लेकिन बलौदाबाजार के पूर्व कलेक्टर ने भारी मशीनों के इस्तेमाल की सख्त मनाही रखी थी। अब बलौदाबाजार के वह कलेक्टर बदल गए हैं, वहाँ नए कलेक्टर साहब आ गए हैं। अब बलौदाबाजार में यह चर्चा है कि सभी 9 रेत घाटों में भारी मशीनों से रेत का खनन शुरू करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि भारी मशीनों से रेत घाटों के आसपास तैनात खड़ी है। एनजीटी के नियमों के खिलाफ पोकलैन और भारी वाहनों से महानदी का सीना चीरने की इस कथित तैयारी के पीछे 45 लाख की भारी रकम की चर्चा बार बार हो रही है। प्रत्येक घाट से 5 लाख हर महीने पहुंचने का वादा ठेकेदारों की तरफ से किया गया है, यानी 9 घाटों से कुल मिलाकर हर महीने 45 लाख रुपए का चढ़ावा। इसके लिए सभी ठेकेदारों की बाकायदा एक मीटिंग भी हुई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि हर महीने 45 लाख रुपए की मिलने की बात सुनकर नदी में नियम विरुद्ध भारी वाहन उतारने की मौखिक सहमति दे दी गई है। बताया जा रहा है कि इस 45 लाख के 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी के पास जाएगा, एक हिस्सा संबंधित विभाग के बड़े अधिकारी के पास पहुंचेगा और एक बड़ा हिस्सा क्षेत्र के एक बड़े नेताजी को बतौर चढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि यह सब कुछ अपुष्ट चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं से महानदी को होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की चिंता में हमने बलौदाबाजार के कलेक्टर, माइनिंग अधिकारी और मंत्री जी से बात की। कलेक्टर साहब ने कहा कि ऐसी जानकारी अब तक उन्हें नहीं है। माइनिंग अधिकारी ने कहा भारी वाहन आए तो हैं, लेकिन रेत निकालने के लिए नहीं, रास्ता बनाने के लिए। और मंत्री जी का कहना था कि वह 1 हफ्ते से बाहर हैं।
मंत्री जी ने यह भी कहा कि यदि ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी ने यही कहा है कि नियमों का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन कहीं सारे नियम और दावे 45 लाख के भारी वजन के नीचे दबकर दम तो नहीं तोड़ देंगे। यह 45 लाख एनजीटी महानदी पर्यावरण और आमजन की सेहत पर कितना भारी पड़ेगा, आने वाले कुछ समय बाद ही इस बात का निर्णय करेगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।